जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं ग्रीन केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ एटम इकोनॉमी। किसी भी रिएक्शन की परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय बैरी ट्रोस्ट। बच्चों बैरी ट्रोस्ट ने सबसे पहले एटम इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के बारे में बताया था। एटम इकोनॉमी इज द परसेंट ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज्ड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। किसी भी रिएक्शन की एटम इकोनॉमी उस रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट्स के उस परसेंटेज को बताती है जो यूजफुल प्रोडक्ट में बदलता है। क्या ये आपको क्लियर है। एटम इकोनॉमी क्लियर्स द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स एटम इनटू प्रोडक्ट। बच्चों एटम इकोनॉमी से किसी भी रिएक्शन में ये क्लियर हो जाता है कि उस रिएक्शन में यूज किए हुए रिएक्टेंट के कितने एटम कन्वर्ट होके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। और बच्चों ये है हमारा एटम इकोनॉमी परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एटम इकोनॉमी परसेंट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इनटू 100। एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों किसी भी रिएक्शन में जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के मोलर मास या आणविक द्रव्यमान को आपको डिवाइड करना होता है उस रिएक्शन में यूज किए हुए सारे रिएक्टेंट्स के मोलर मास या आणविक द्रव्यमानों से। क्लियर है आपको। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर जरूर करूंगा। एटम इकोनॉमी और एफिशिएंसी describes the conversion efficiency of a chemical reaction and very essential to meet the practice of green chemistry in daily practice। बच्चों अगर आपको डेली लाइफ में ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, वो 12 प्रिंसिपल आप चाहते हैं कि वो अप्लाई हो सके, तो उनको फॉलो करने के लिए एटम इकोनॉमी का फॉलो होना जरूरी है। किसी भी रिएक्शन में एटम इकोनॉमी का परसेंट बहुत हाई आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, और जितना वो ज्यादा आएगी वैल्यू उतना ही आप ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को डेली लाइफ में फॉलो करने के करीब पहुंच जाएंगे। इट मींस आप ग्रीन केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं अगर आपकी एटम इकोनॉमी ज्यादा आती है किसी भी रिएक्शन के लिए। और आइए बच्चों अब लेते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो भी ऊपर डिस्कस किया है, जो फॉर्मूला हमने देखा है, उसको अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करते हैं। Calculate atom economy for the reaction where hydrogen gas can be manufactured as। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं मीथेन गैस की आप स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बल्क में बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट है, जो हमारा मेन कंपाउंड है, उत्पाद है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इस रिएक्शन के लिए एटम इकोनॉमी परसेंट ज्ञात कीजिए। तो एटम इकोनॉमी परसेंट निकालने के लिए आपको जो यहाँ फोकस करना है वो हाइड्रोजन प्रोडक्ट पे करना है। ये हम आपका मेन प्रोडक्ट है। अब देखिए हमने यहाँ पे सारे लेफ्ट साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं सबके मोलर मास या आणविक द्रव्यमान आपको कैलकुलेट करने होते हैं, और राइट साइड में आपको कैलकुलेट करना होता है आणविक द्रव्यमान या मोलर मास आपके मेन प्रोडक्ट का, जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। आप जानते हैं MCH4 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ मीथेन। यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 है बच्चों, और आप जानते हैं कि एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। 4 एटम है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और MCH4 मीथेन गैस का मोलर मास 16 आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पे H2O का मोलर मास निकाला है। जिनको नहीं आता है वो देख लीजिएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है बच्चों, और यहाँ पे 2 एटम है तो 2 का मल्टीप्लाई किया है। ऑक्सीजन का बच्चों यहाँ पे 1 एटम है, तो यहाँ पे O में जो है O का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हमने यहाँ पे 16 प्लस कर दिया, तो H2O का मोलर मास 18 होता है। आप लोग जानते भी हैं कि वाटर का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। अब आप इसी तरह हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का मोलर मास निकाला है जो 6 आ गया है। तो आइए बच्चों अब निकालते हैं इस रिएक्शन की परसेंट एटम इकोनॉमी, जिसको निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट के मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा इस रिएक्शन के सारे रिएक्टेंट्स के मोलर मास से। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है मीथेन और H2O, इनके मोलर मास है 16 और 18। इन्हें हाइड्रोजन का प्रोडक्ट का 6 है, तो 6 को डिवाइड कर दीजिए 16 प्लस 18 से। क्लियर है, क्योंकि ये रिएक्टेंट का टोटल मास आ गया है, और ये आएगा कैलकुलेट करके 17.6%। तो ये रिएक्शन की जो एटम इकोनॉमी है वो 17.6% है, जो बहुत बहुत कम है, वेरी पुअर है बच्चों। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन का फर्मेंटेशन किया है जिससे बना है मेन प्रोडक्ट इथेनॉल और साइड प्रोडक्ट CO2 गैस। तो कहता है कि इस रिएक्शन की एटम इकोनॉमी फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है बच्चों वो इथेनॉल है और यहाँ पे केवल एक ही रिएक्टेंट है। खुश हो जाइए। तो आप नेक्स्ट स्टेप जानते हैं, आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर मास या आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ग्लूकोज का मोलर मास या आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लिया है जो 180 आता है। उसी तरह हमने यहाँ पर इथेनॉल का मोलर मास या आणविक द्रव्यमान निकाल लिया जो 46 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल है तो यहाँ पे 92 होगा टोटल मोलर मास बनने वाले इथेनॉल का 1 मोल ग्लूकोज के लिए। ध्यान रखिएगा रिएक्शन बैलेंस होनी जरूरी है। तो बच्चों ये है हमारा परसेंटेज एटम इकोनॉमी फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए, जो इक्वल होगा मोलर मास ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इनटू 100। रिएक्टेंट आप यहाँ पे जानते हैं वो केवल ग्लूकोज है। तो बच्चों यहाँ सिंपल सी भाषा में बोले, यहाँ पे इथेनॉल के मोलर मास को डिवाइड करना है ग्लूकोज के मोलर मास से, क्योंकि ग्लूकोज ही यहाँ पे केवल रिएक्टेंट है। इथेनॉल का यहाँ पे मोलर मास 92 आया है जबकि ग्लूकोज का मोलर मास 180 आया है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 51.11%। अभी आप ही देख लीजिए कि इस रिएक्शन की जो एटम इकोनॉमी है वो कम है लेकिन पहले वाले कन्वर्जन से काफी ज्यादा है। तो बच्चों आज हमने जाना किसी भी रिएक्शन के लिए एटम इकोनॉमी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है।